हम लोगों की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नली किस ऑर्गन का क्या काम होता है ये हम लोगों ने देख लिया था। जैसे यूरेटर का काम होता है कि किडनी में जो भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाना। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है टेम्परेरीली कुछ आवर्स तक आपके यूरिन को स्टोर करना और बाद में यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी के बाहर पास आउट कर देना। अब लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आखिर यूरिन किडनीज के अंदर में प्रोड्यूस होता कैसे है, सबसे ज़रूरी डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि आखिर किडनीज के अंदर में आप लोगों का यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो उसको लिए आपको किडनी का पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझना है और उसके बाद उस किडनी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस पर्टिकुलर यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम करती है उसका स्ट्रक्चर समझना है। एंड फाइनली फिर हमको तीसरे पार्ट में ये समझना है कि हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आज हम 2 पार्ट कवर करेंगे कि किडनी को अगर मैं काटूं तो काटने पे वो किडनी अंदर से मेरी कैसी दिखती है और उसके बाद उस किडनी को काटने के बाद उसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो बेसिकली आप लोगों के इस फिल्ट्रेशन का, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो काम होता है ना, गंदे ब्लड को अच्छे ब्लड में कन्वर्ट करने का, ये कौन करता है। समझ में आ रही है बात? ओके। तो अभी सबसे पहला देखो जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये कि आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझना है। और जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, जब आप वापस वहाँ पर ये चैप्टर वापस से पढ़ोगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर बायोलॉजी लेते हो तो वहाँ पे आपको किडनी का स्ट्रक्चर और भी डिटेल में होगा। उस किडनी में बहुत सारी लेबलिंग होगी जो कि लेबलिंग मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ उतनी ही बता रही हूँ जितनी मुझे रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, आप लोगों के 10th के सिलेबस के लिए। ठीक है, ओके। तो मान के चलते हैं आपने अपनी किडनीज को काट दिया, तो ऐसे में पहले तो हमारी किडनी कौन सी शेप की दिखती है, बीन शेप की हमारी किडनी दिखती है। तो लेट से ये मैंने बीन शेप की मेरी किडनी बना ली। अब इस किडनी में टोटल आपको 3 पाइप्स शो करने होते हैं। एक आपको दिखाना होता है बहुत ही मोटू सा पाइप, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का यूरेटर, बराबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर। ये मोटू सा पाइप ये किडनी के पास होता है, ये मोटू सा पाइप, ठीक है, ये मोटू सा पाइप है। बाद में धीरे धीरे जाते जाते ये जैसे जैसे नीचे जाता है ये आप लोगों का धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर में खुद को कनेक्ट करता है। मैंने जितना बड़ा ये पाइप दिखाया है, रियलिटी में ये पाइप उतना बड़ा होता नहीं है, बट मैं दिखा रही हूँ कि हाँ देखो ये पाइप देखो इतना बड़ा दिखता है। इसके अलावा किडनीज के अंदर 2 पाइप्स और जाते हैं, ठीक है, उस बारे में भी हम बातचीत करते हैं कि कौन से होते हैं वो 2 पाइप्स, लेकिन वो 2 पाइप्स भी किडनीज के अंदर एंट्री लेते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल उन 2 पाइप्स से बातचीत कम करते हैं, पहले इस यूरेटर के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे जैसे ये यूरेटर किडनीज के अंदर जाता है, ये किडनीज के अंदर जाने पे ये यूरेटर ना कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, मतलब इसके पतले पतले ऐसे छोटे 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 पतले पतले क्या क्रिएट हो जाते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। इनको ऑब्वियस है बायोलॉजी की भाषा में कुछ कहते होंगे, हम लोगों को नहीं जानना है कि क्या कहते हैं, बस ये इस तरीके के पतले पतले कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गए। अब ये जो पतले पतले स्ट्रक्चर क्रिएट हुए, आप इनको फिलहाल के लिए ऐसा कह दो कि ये छोटे यूरेटर्स हैं, ठीक है। अदरवाइज इन लोगों का नाम होता है बायोलॉजी की भाषा में, जहाँ तक मुझे आ रहा है कैलिक्स कहते हैं हम इनको, ठीक है। मैंने भी क्योंकि 12th में बायोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। बट अभी आपको इसमें नहीं घुसना है, हाँ बिल्कुल नहीं घुसना है। अब ये जो छोटे छोटे आपको यूरेटर्स दिख रहे हैं, इन यूरेटर्स के ऊपर किडनी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो पार्ट होता है ऐसी पिरामिड शेप के, ऐसे पिरामिड शेप के आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लटकते हुए दिखते हैं, मतलब उनके लटकना यानी कि कुछ खड़े होते हुए, मतलब उनके ऊपर कुछ एक पिरामिड शेप का कुछ स्ट्रक्चर उनके ऊपर बना हुआ दिखता है। ये ऐसा ऐसा पिरामिड शेप का ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसका नाम है पिरामिड, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर। इसमें भी क्या कहते हैं आपको, इसमें भी नहीं जाना है। अब जो किडनी का बचा कुचा हिस्सा है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन,
ठीक है, मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, ये जो बच गया हिस्सा है जहाँ पे कोई भी छोटे छोटे यूरेटर नहीं है ना, जहाँ पे कोई भी पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है, जो रिमेनिंग पोर्शन है किडनी का, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये जो रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है किडनी का, मैं शेड कर देती हूँ, उतनी प्रॉपर शेडिंग नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ये जो रिमेनिंग पोर्शन होता है किडनी का, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कॉर्टेक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स के अंदर एक्चुअली में आप लोगों के ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। ठीक है, इस कॉर्टेक्स के अंदर में ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, यानी कि ये कॉर्टेक्स वो जगह है जहां पे एक्चुअल में ब्लड फिल्टर होता है। बट द पॉइंट इज, इन्हें फिल्टर कौन करता है? क्या कॉर्टेक्स खुद करता है? नो, कॉर्टेक्स इज अ रीजन। जैसे अगर मैं कहूं कि नागपुर में MIDC है, तो MIDC इज अ रीजन जहां पे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप है, या फिर लेट्स से कोराडी इज अ रीजन जहां पे थर्मल पावर प्लांट है, या मिहान इज अ रीजन जहां पे बहुत सारी कंपनीज है। तो वो एक रीजन है, बट हर रीजन में आपको ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज दिख जाएंगी। तो एक्चुअली कॉर्टेक्स एक रीजन है। इस रीजन में आपको क्या दिखती है, दिखती इन द सेंस मैं बना देती हूँ, ऐसे छोटे 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 कम से कम मैं बता रही हूँ, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस किडनी के अंदर बहुत सोचो, एक तो हमारी किडनी ना बहुत छोटी सी होती है, गूगल सर्च करना तुम्हें पता चलेगा किडनी कितनी छोटी सी होती है, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, इतनी छोटी सी होती है, मतलब हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। सोचो इतनी छोटी सी किडनी होती है आपकी, है ना। तो उस छोटी सी किडनी के अंदर में वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी है। उस छोटी सी किडनी के अंदर कम से कम आपके जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपकी एक किडनी के अंदर, हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होती हैं, टोटल 2 किडनीज होती हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो कम से कम हम लोगों के पास 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये जो मैं नेफ्रॉन्स बोल रही हूँ ना, भले ही मैं इनको डॉटेड बना रही हूँ, बट रियलिटी में ये नेफ्रॉन आपको ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, बट ये डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी तुमको सिखाऊंगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं अभी तुमको सिखा के दूंगी कैसा दिखता है नेफ्रॉन, तभी तुम्हें यूरिन प्रोडक्शन का काम समझ में आएगा। लेकिन 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होता है कम से कम, इमेजिन करो। और ये जो नेफ्रॉन आप लोगों के पास होते हैं ना, ये नेफ्रॉन एक्चुअली क्या करते हैं, आप लोगों का फिल्टरेशन का काम करते हैं। यानी कि अगर कोई तुमसे ये कहता है कि किडनी आपका फिल्टर करती है ब्लड, तो किडनी इज अ रीजन, बट बेसिकली किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, आप लोगों के क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? नेफ्रॉन्स करते हैं। किडनी तो क्या है, आप लोगों का बस एक स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, है ना। जैसे आप स्कूल बैग लेकर जाते हो तो स्कूल बैग में बहुत सारी किताबें होती हैं, बराबर। तो वैसे ही ये किडनी है, उस किडनी के अंदर बहुत सारे चीजें हैं। तो हम लोगों ने हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया कि किडनी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन आप लोगों का क्या करता है, बेसिक यूनिट है किस चीज का, आपके फिल्ट्रेशन का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, तो फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट जो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो आप लोगों की क्या होती है, आप लोगों की किडनीज के अंदर में मौजूद नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? ओके। अब इस किडनी के अंदर ये तो हमें समझ में आ गया था कि यूरेटर है, बट बात यह है कि किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया कि एक पाइप होती है जो इस किडनी के अंदर एंट्री करती है। एक पाइप होता है जो इस किडनी के अंदर बोलो क्या करता है, एंट्री करता है, यूरेटर के अलावा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मैंने एक रेड कलर का पाइप बनाया है। रेड में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये आगे जाकर मतलब अपने अंदर बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाते हैं ना, इसीलिए मैंने इसको कौन से कलर का बनाया है, मैंने इसको फिलहाल कौन से कलर का बनाया है, मैंने इसको रेड कलर का बनाया है। और जब किडनी के अंदर ये पाइप जाता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मैंने पाइप फिलहाल बनाया है, अभी मैं इसको किडनी के अंदर भेज नहीं रही हूँ, जस्ट मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्लड है। क्या है बोलो, इसके अंदर ब्लड। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड, सबसे पहला डाउट ये आता है। तो जो ब्लड हम किडनी के अंदर भेजते हैं वो मैं मानती हूँ डर्टी होता है, बट वो ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
ठीक है, कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ, इसके अंदर गंदगी है, यानी कि इसके अंदर इम्प्यूरिटी है, वो हम मानते हैं, इसीलिए तो हम ब्लड को किडनी के अंदर दे रहे हैं भैया कि किडनी हमारे इस गंदे ब्लड को लेकर जाओ और इसको साफ करके हमें दो। तो एक रेड कलर का पाइप होता है, ये रेड कलर का पाइप, एग्जैक्टली पाइप हमारी बॉडी में रेड कलर का नहीं होता, मैं सिर्फ अपने डायग्राम में बता रही हूँ, ये एक रेड कलर का पाइप होता है, ये ऐसे किडनी के अंदर जाता है। अब जब ये रेड कलर का पाइप किडनी के अंदर जाता है तो अंदर जाके इसको डिवाइड होना है, इसको हर एक नेफ्रॉन तक जाना है। तो कैसा होता है, आगे जाके ये ब्रांचेस में ऐसे टूट जाता है, ये ऐसे ऐसे ब्रांचेस में टूट जाता है, कुछ यहाँ जा रही हैं, कुछ यहाँ जा रही हैं, कुछ यहाँ जा रही है, मतलब इसके और क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये आगे जाता है, आगे जाके ये और छोटे 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 पार्ट्स में ये और टूट जाता है, ये इस तरीके से ऐसे 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 ये और टूट जाता है, ये ऐसे। तो इनडायरेक्टली हमने जो मोटी सी क्या भेजी थी, रीनल आर्टरी भेजी थी। ये रीनल आर्टरी अंदर किडनी के जाकर बहुत सारी छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, बराबर। इनको वैसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं, आर्टरी का छोटा भाई इज आर्ट्रियोल्स, बट इफ यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन मेनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड, तो आप इतना याद रखिए कि यही रीनल आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट गंदा है, ये आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाती है, क्योंकि हर एक ब्रांच को जाना रहता है किसके अंदर, एक नेफ्रॉन के अंदर। तो अगर 10 लाख नेफ्रॉन एक अडल्ट किडनी के अंदर है तो आप इमेजिन करिए कि 10 लाख ब्रांचेस तो कम से कम हो ही रही होंगी, मे बी ज्यादा, बट 10 लाख तो कम से कम हो ही रही होंगी। क्या ये बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता क्या है, पूरी की पूरी किडनी के अंदर क्या हो जाता है, ये इस तरीके से ये आप लोगों का फैल जाता है, ये पूरा का पूरा आपके किडनी के अंदर बोलोगे क्या हो गया, आप लोगों का ये इस तरीके से नेटवर्क क्या हो गया, फैल गया। क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब जब ये अंदर गया, ये रेड कलर का पाइप अंदर गया, तो इस पाइप का फंक्शन क्या है, सबसे जरूरी बातचीत, इस पाइप का फंक्शन क्या है, इस पाइप को अंदर क्यों भेजा जा रहा है। तो इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि इस पाइप का फंक्शन क्या है, तो इस पाइप के देखो 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि किडनी खुद हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है और हर ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ही, मतलब हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए ही होता है, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किडनी का काम फिल्ट्रेशन करने का है तो किडनी को ऑक्सीजन नहीं चलेगी। तो इसीलिए जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर भेज रहे हैं, सारे नेफ्रॉन्स बेसिकली और भी जो किडनी के अंदर दूसरे पार्ट्स हैं, वो सब के सब इस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को बेसिकली क्या करते हैं, रिसीव। तो ये जो रेड कलर का पाइप होता है, इसका काम क्या होता है, हर एक पार्ट जो किडनी के अंदर है, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, चाहे वो 10 लाख ही क्यों ना हो, उन सभी को क्या सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। यानी कि इस पर्टिकुलर, ठीक है, रेड कलर की आपकी जो ये आर्ट्रियोल है, इससे O2 निकल के कहाँ चला जाता है, नेफ्रॉन्स के अंदर चला जाता है। इस पिरामिड वाले को O2 मिल जाता है, सबको O2 बांट देती है, वो सबको O2 बांट रही है। अच्छा, दूसरा एक और सबसे जरूरी काम उसका एक और होता है, वो एक और दूसरा काम बोलो क्या होता है, दूसरा सबसे जरूरी काम उसका ये होता है कि नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्ट्रेशन करवाना। मतलब अभी जो ब्लड आप भेज रहे हो वो गंदा है, वो डर्टी है। क्यों वो डर्टी है? क्योंकि उस ब्लड में यूरिया है, उस यूरिया को रिमूव करना, यानी कि उसको अपने क्या चाहिए, अपने अंदर से उस रेड कलर की पाइपलाइन को, यूरिया को क्या करना है, रिमूव करना है। वो अपने अंदर से यूरिया को रिमूव कर देगी और बेसिकली मैं ये कहूँ तो वो क्या कर देगी, किडनी को यूरिया दे देगी। खुद के अंदर से उसने यूरिया निकाल दिया तो वो यूरिया कहाँ जाएगा, किडनीज के अंदर चला जाएगा। तो वो किडनीज को 2 चीजें देती है, एक ऑक्सीजन सप्लाई करती है और एक वो यूरिया सप्लाई करती है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर एक और पाइपलाइन होती है, ठीक है, हम लोगों के इस किडनी के अंदर, लेकिन वो पाइपलाइन से ब्लड अंदर नहीं जाता है, उस पाइपलाइन से ब्लड बाहर आता है। वो कैसे आता है बाहर, उस पर फिलहाल अभी हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे मान लो एक और पाइपलाइन होती है। ये जो एक और पाइपलाइन आप लोगों की होती है, इस एक और पाइपलाइन का काम क्या होता है कि अंदर में जो ब्लड, ठीक है, इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रीनल वेन, इसे कहते हैं रेनल वेन।
अच्छा, अब ये जो यहाँ से ब्लड बाहर आता है, रेनल आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है और रेनल वेन से ब्लड किडनी से बाहर आता है। अब ये जो ब्लड बाहर आता है, ये ब्लड आप लोगों का बोलो कैसा हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि जो भी ऑक्सीजन अंदर गया था किडनी ने सारा ऑक्सीजन रख लिया और बदले में उस ब्लड को क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड कर दिया। लेकिन और जो अब ब्लड आता है वो डर्टी ब्लड नहीं आता है, अब आपको कैसा ब्लड मिलता है, क्लीन ब्लड, यानी कि आपने उसके अंदर से यूरिया निकाल दिया। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से किडनी का एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, राइट। अच्छा, अभी मैं इसको और समझाती हूँ, बट फिलहाल किडनी का जो एक प्रॉपर डायग्राम है उसको देखो। ये आप लोगों की ह्यूमन किडनी है। जैसा कि तुमको मैंने बताया कि ये जो पाइप है ये बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का यूरेटर होता है। ये आप लोगों के क्या है बताओ, ये आप लोगों का पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि मैडम ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको 12th के बायोलॉजी में, यार मैं अभी बता के क्या करूँगी, तो सिर्फ छोटा छोटा है। फिर मैंने तुमको क्या बताया था कि वो देखो आप लोगों की जो यूरेटर होती है वो अंदर जाके छोटे छोटे यूरेटर्स में टूट जाती है। तो देखो ये आपके छोटे छोटे यूरेटर्स में टूट गई, दिख रहा है किस तरीके से छोटे छोटे गोल्डन गोल्डन कलर के यूरेटर्स में टूट गई। अच्छा, अब तुम ध्यान देना, एक पाइप अंदर जा रही है, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेनल आर्टरी। अगर ये रेनल आर्टरी है तो ये जो ब्लू कलर की पाइप है ये आप लोगों की कौन सी है, ये आप लोगों की रेनल वेन्स है, ठीक है। अच्छा, रेनल आर्टरी के अंदर कैसा है, एक आप लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बट साथ ही साथ में वो ब्लड कैसा होता है, डर्टी भी होता है। और जो ब्लू कलर की है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन साथ ही साथ में ये ब्लड जब बाहर आता है तब ये ब्लड कैसा हो जाता है, ये क्लीन हो जाता है। रेनल आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है और रेनल वेन से ब्लड हमेशा क्या होता है, बाहर आता है। तुम अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये रेनल आर्टरी अंदर जाके देखो डिवाइड हो गई, जैसा कि मैंने कहा था ये और डिवाइड हो जाती है। और तुम्हारा डायग्राम क्लियर नहीं है, क्लियर इन द सेंस इसको अगर हम और हाई रिजोल्यूशन में निकालते तो देखो ये आगे जाके और छोटा छोटा देखो इसका डिवीजन हो रहा है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी किस्में स्प्लिट हो जाती हैं। रेड कलर की बहुत छोटी छोटी स्प्लिटिंग हो जाती है और सिमिलरली बहुत सारे ब्लू कलर की स्प्लिटिंग हुई रहती है और सारे ब्लू कलर्स की भी बहुत सारी स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है। अब बात है कि काम आखिर होता कैसे। मान के चलते हैं एक नेफ्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये नेफ्रॉन पड़ा हुआ है, ये नेफ्रॉन है। अब सबसे पहले नेफ्रॉन में यूरिन बनता कैसे है, इसको पढ़ने के लिए जरूरी ये होता है कि जैसे आपको भी किडनी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है आपको ये पता है, सिमिलरली अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो अभी अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जाऊं तो देखो बहुत ही सिंपल सोबर प्यारा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा कोई दिमाग कचकचाने वाला होता नहीं है। बताओ क्या, देखो आपकी किडनी के पास बहुत सारी रेड कलर की बोलो क्या आई थी, आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज आई थी। उन कैपिलरीज ने देखा कि अरे वाह ये बाजू में एक नेफ्रॉन पड़ा हुआ है, लेट्स से ये नेफ्रॉन है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया नेफ्रॉन है। तो ये जो आपकी रेड कलर की एक आर्ट्रियोल है ये डिसीजन लेती है कि चलो भैया एक काम करते हैं नेफ्रॉन के अंदर चलते हैं। वो डिसीजन लेती है कि नेफ्रॉन के अंदर चलते हैं। तो अभी नेफ्रॉन होता कैसा है, अब अगर मैं नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो नेफ्रॉन को फिलहाल हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नेफ्रॉन्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। उसके एक हिस्से को कहा जाता है ग्लोमरुलस, क्या होता है मैं बताऊंगी, डिफाइन भी करवाऊंगी। और दूसरा होता है आपका रेनल ट्यूब। रेनल ट्यूब, अब इसको समझते हैं, पहले रेनल ट्यूब को समझते हैं, ग्लोमरुलस अपने आप समझ में आ जाएगा। नेफ्रॉन को अगर मैंने एनालाइज किया, उसको स्टडी किया, तो आप ये देखोगे नेफ्रॉन का जो टॉप पोर्शन होता है, नेफ्रॉन का ऐसा कटोरी के जैसा दिखता है, ठीक है, एक ऐसे बाउल के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, एक बाउल के जैसा दिखता है। अच्छा, अब ये जो बाउल के जैसा दिखता है इसके नीचे से ये ओपन होता है, ये इस तरीके से ये ओपन होता है, ये देखो इस तरीके से ये ओपन होता है। अच्छा, मतलब उस बाउल कंप्लीटली पैक नहीं होता, उस बाउल के नीचे से एक ट्यूब निकल रही होती है, ठीक है, उस बाउल के नीचे से एक ट्यूब निकल रही होती है। वो ट्यूब थोड़ी सी मुड़ जाती है, पाइप आपका थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया, ऐसा मुड़ गया और ऐसा उबड़ खाबड़ एक पाइप है। फिर वो पाइप क्या होता है आपका नीचे जाता है, मतलब अब वो पाइप पहले मुड़ गया,
फिर अब वो पाइप ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, पाइप बोलता है मैं नीचे जाऊंगा, चलो ठीक है, ये पाइप आप लोगों का नीचे चला गया। फिर पाइप नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अरे यार एक मिनट को, रॉबी भाई किसी को भौंक रहे हैं, देखने दो किसको भौंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका पाइप है मुड़ गया, मुड़ कर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब नीचे आने के बाद क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? तुम्हें भी पढ़ना है बायोलॉजी? हाँ, आ जाओ ऊपर आके बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ, साथ में बैठ के पढ़ लेंगे, आ जाओ। देखो वो भी भाग गया बायोलॉजी का नाम सुनकर, ये तो अभी तक तो यहीं बैठा हुआ था। ठीक है, देखो तो इस तरीके से जो ये आप लोगों की ट्यूब है, जो आपको ऐसा नीचे आते हुए दिख रही थी, फिर सडनली ये ट्यूब डिसीजन लेती है कि वापस से हमें ऊपर जाना है। लो मतलब कैसी मनमौजी ट्यूब है, कभी ऊपर जा रही है, कभी लेफ्ट टर्न ले रही है, कभी नीचे जा रही है ना। ये ट्यूब देखो इस तरीके से ऊपर जाती है। फिर ऊपर जाने के बाद ये ट्यूब आपकी, मतलब आप मान के चलो भी फिलहाल ये ट्यूब बहुत पतली सी रहती है, फिर थोड़ी सी मोटी हो जाती है इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर, और वापस से इस तरीके से टर्न फिर से हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन इसके ऐसा दिखता है। अब नेफ्रॉन का ये जो कटोरी वाला पार्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन का ये जो कटोरी वाला पार्ट है, दिस कटोरी वाला पार्ट इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। जब आप 12th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तब इस बोमन्स कैप्सूल का भी आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि बोमन्स कैप्सूल किस चीज़ से बना हुआ होता है, सब कुछ डिटेल, बट अभी हमको उतना डिटेल नहीं जाना है। इस कटोरी वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, अच्छा फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी ट्यूब थोड़ा सा चल के बेंड हो गई, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर आप लोगों की ट्यूब होती है ना, इस पर्टिकुलर ट्यूब को हम लोग कहते हैं पीसीटी। फुल फॉर्म जानने की कोशिश ना करें फिलहाल, ठीक है। अच्छा, और जो ये दूर वाली जो ट्यूब होती है, ये दूर वाली जो ट्यूब होती है आगे और भी लंबा जाती है, इसको हम लोग कहते हैं डीसीटी। पी का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बस बता देती हूँ, पी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, बोमन्स कैप्सूल के पास वाली ट्यूब। और डी का मतलब होता है यहाँ पे ये मान के चलिए डिस्टल, और डिस्टल का मतलब होता है बोमन्स कैप्सूल से बोलो कौन सी वाली ट्यूब? दूर वाली ट्यूब। अच्छा, तो अभी कितने पार्ट हो गए? हमें नेफ्रॉन के एक बोमन्स कैप्सूल पता चल गया, बोमन्स कैप्सूल के पास में पीसीटी पता चल गया, बोमन्स कैप्सूल से दूर की ट्यूब को डीसीटी कहते हैं, और पीसीटी और डीसीटी के बीच में, पीसीटी और डीसीटी के बीच में हम लोगों के पास जो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हैंडली। ये जो बीच का बेसिकली पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हैंडली। ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब इसको लूप ऑफ हैंडली क्यों कहते हैं वो सब में मत जाना, हमारा वो सब दिमाग खर्च करने का हमारा टाइम नहीं है हमारे पास। इसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हैंडली, बराबर। ये इस तरीके का काम होता है आपका। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, उसके अलावा अगर तुम थोड़ा बुक्स वगैरह देखोगे तो एक्चुअली देखो यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो होता है यूरिन, ये ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा है मतलब हाइयर से कहाँ जा रहा है बताओ? वो लोअर की तरफ जा रहा है। हाइयर से वो कहाँ जा रहा है? आप लोगों के लोअर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्यूब। पूरा फुल नाम नहीं लिखवा रही हूँ, बट इस पार्ट को हम लोग कौन सा पार्ट कहते हैं? उस ट्यूब का डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं, क्योंकि चीज़ें ऊपर से नीचे गिर रही हैं। और इस पार्ट में ऊपर से कहाँ जा रही है, नीचे से कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको बेसिकली हम कौन सा पार्ट कहते हैं? असेंडिंग पार्ट कहते हैं। तो एक्चुअली वो 10 लाख नेफ्रॉन में से जो आपका एक नेफ्रॉन है वो ऐसा दिखता है। क्या अभी मैंने नेफ्रॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है? क्या नहीं, मैंने जस्ट नेफ्रॉन का एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जस्ट नेफ्रॉन का एक रफ स्ट्रक्चर। अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ। देखो, आप लोगों के पास ये जो आपको राउंड शेप का दिख रहा है, दिस राउंड शेप इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, उसको बोमन्स कैप्सूल कहा हमने। उसके पास से एक ट्यूब निकली, ठीक है, फिर निकले जाकर वो नीचे गई, फिर टर्न हो गई, फिर ऊपर आई और वापस से इधर चली गई। तो ये जो पास वाला दिस इज नोन एज पीसीटी, दूर वाले को हमने कहा डीसीटी, और उसके अलावा ये जो आपका बीच का है इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हैंडली।
बराबर। ये एक बेसिक डायग्राम है कि ऐसा होता है, बट रियलिटी में आपका नेफ्रॉन इसी तरीके का बल्कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आड़ा तिरछा आपको दिखता है, राइट। ओके, अब हमने ये कहा था कि एक ग्लोमर, अच्छा ये जो मैंने पूरा बताया ना रीनल ट्यूब, इस रीनल ट्यूब में जो मैंने बताया कि 2 पार्ट्स होते, तो रीनल ट्यूब में आपका बोमन्स कैप्सूल भी आ गया, पीसीटी भी आ गया, डीसीटी भी आ गया, लूप ऑफ एनली भी आ गया, सब आ गया। बट मैडम ये ग्लोमरुलस क्या है? तो देखो मैंने तुमसे क्या कहा था कि बहुत सारी आर्टरीज क्या होती हैं आप लोगों की किडनी के अंदर जाने के बाद स्प्लिट हो जाती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो मान लेते हैं उसमें से एक कैपिलरी बोलती है अरे वाह बाजू में नेफ्रॉन, वो कैपिलरी डिसीजन लेती है कि मैं इस नेफ्रॉन के अंदर जाऊंगी, ठीक है। वो कैपिलरी क्या डिसीजन लेती है, मैं उस नेफ्रॉन के अंदर जाऊंगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कैपिलरी होती है, मतलब कैपिलरी नहीं कहते इसको, आर्ट्रियोल कहते हैं। जब वो मोटी थी तब उसको हम लोग क्या कहते थे, आर्टरी कहते थे। जब वो स्प्लिट हो गई तो उसको हमने कहा आर्ट्रियोल। तो ये आर्ट्रियोल डिसीजन लेती है कि चलो उस नेफ्रॉन के अंदर चलते हैं, चलो चलो भैया घूमने चलते हैं। तो ये एक रेड कलर की आर्ट्रियोल इस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर जाती है। बट नेफ्रॉन के कौन से हिस्से के अंदर जाती है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाती है। और जैसे ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाती है, ये आर्ट्रियोल, ये कौन है बोलो अभी? आर्ट्रियोल मतलब आर्टरी से थोड़ी पतली और कैपिलरी से मोटी। तो ये जो आर्ट्रियोल है ये अंदर जाके, बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाके ये और भी बहुत पतले पतले फाइन स्ट्रक्चर्स में और टूट जाती है। बोलो मतलब एक तो बेचारी पहले से पतली थी और अंदर जाके और पतले 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 स्ट्रक्चर में टूट गई। और दिस पतला पतला स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली बंच ऑफ कैपिलरीज। ये क्या है? बंच ऑफ कैपिलरीज है। और इसी बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, इसी बंच ऑफ कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमरुलस कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, बात समझ में आ रही है? ग्लोमरुलस क्या है कि जब कोई भी आर्ट्रियोल, मतलब देखो रेनल आर्टरी किडनी के अंदर गई, किडनी के अंदर जाने के बाद उसके क्या हुए, बहुत छोटे 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 उसके क्या हुए, और मतलब डिविजन्स हुए जिनको हमने आर्ट्रियोल्स कहा। फिर वो आर्ट्रियोल्स आप लोगों के वुमेन्स कैप्सूल के अंदर घुस गई, वो बेसिकली और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। और उन्हीं कैपिलरीज के झुंड को हम लोग कहते हैं ग्लोमरुलस। क्या है बात क्लियर है? ग्लोमरुलस क्या है? ठीक है, समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। अब जो ब्लड आर्ट्रियोल के अंदर है, ये जो ब्लड आर्ट्रियोल के अंदर है, ये ब्लड कैसा है? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ये बात तो मानते हो। प्लस ये डर्टी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोलो क्या है? यूरिया है। जरूरी नहीं है कि उस ब्लड के अंदर सिर्फ यूरिया होगा। हम जो दवाइयाँ खाते हैं, लेट से कई लोगों को आदत होती है अल्कोहल पीने की, है ना, बोलते हैं ना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, किडनी खराब हो जानी है, बराबर। तो अल्कोहल होता है, कई लोग ड्रग्स लेट से ले लेते हैं तो वो ड्रग्स हो जाता है, कई लोग मेडिसिन का ओवरडोज ले लेते हैं। हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें केमिकल्स मिक्स होते हैं। अब केमिकल्स हमारी बॉडी एक्सेप्ट तो नहीं करती है, ऑब्वियस है कि केमिकल्स को अपनी बॉडी से निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो केमिकल्स होते हैं इस ब्लड में, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर तुम में से कोई लोग इंसान पानी पीते हैं, जैसे कई लोगों को ये बता दिया जाए कि पानी पीना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दिन भर में कुछ ज़्यादा ही पानी पीते रहते हैं कि नहीं ये तो फायदेमंद है, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, लाइक माय पापा, राइट। ठीक है, इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो उनकी बॉडी में उनका जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है। किसी दिन तुमने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड बहुत एसिडिक हो गया, या बहुत ज़्यादा ब्लड आपका बेसिक हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अब तुम में से कई लोगों की आदत है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे, तो वो बहुत सारे सॉल्ट्स भी इसके अंदर होते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इस ब्लड के अंदर होती हैं। आप बोलोगे कि सिर्फ यूरिया होता है, ऐसा नहीं होता, बट डर्टी के नाम पे मैं इसको यूरिया कहूँगी। तो जैसे ही ये ब्लड आप लोगों का कहाँ पहुँचता है, जैसे ही ये ब्लड आप लोगों का कहाँ पहुँचता है बताओ? जैसे ही ये महाराज ब्लड पहुँचता है आप लोगों के आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से पहुँचता है ये कहाँ पे बोलो? आप लोगों के उस बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर। तो ये बंच ऑफ कैपिलरीज तुम तो जानते हो कितनी पतली 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 होती हैं, है ना, जानते हो ना? हाँ, ये तो बहुत पतली पतली होती हैं। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर ब्लड के अंदर जो भी यूरिया होता है, ठीक है, जो भी यूरिया होता है वो क्या होता है? वो सारा का सारा यूरिया ब्लड से निकल के या नीचे आ जाता है, ठीक है। ब्लड से निकल के वो यूरिया कहाँ आ जाता है?
नीचे आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में नीचे क्या आ जाता है, वाटर भी आ जाता है। साथ ही साथ में नीचे आप लोगों का सॉल्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ में नीचे अगर थोड़ा बहुत हमारे खून में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोगों के पास नीचे यहाँ पर अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैंने कुछ ही लिखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। ये जितनी भी चीज़ें ब्लड कैपिलरी से नीचे आ जाती हैं, कहाँ पे आ जाती हैं, उस कैप्सूल में आ जाती हैं। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें नीचे आई, मैंने किन किन का नाम लिखा है बताओ। मैंने ग्लूकोज का नाम लिखा है, मैंने यूरिया का नाम लिखा है, मैंने नाम लिखा है आपके H2O का, मैंने नाम लिखा है अमोनी। एक मिनट, क्या हो गया इसको, ठीक है, एक मिनट को। मैंने जितने भी नाम लिखे हैं यहाँ पे, कौन कौन से नाम लिखे हैं आपका, एक नाम लिखा है ग्लूकोज, एक लिखा है मैंने सॉल्ट्स, एक मैंने लिखा है यूरिया, ये एक मैंने लिखा है H2O, और एक हमने लिखा है अमीनो एसिड्स। ये सारी की सारी चीज़ें उस ब्लड से निकल के नीचे कहाँ पे आके कलेक्ट हो गई, कैप्सूल में कलेक्ट हो गई। ये इसीलिए नीचे आ पाई क्योंकि इनका जो साइज था, वो साइज कैसा था, बहुत ही छोटा था। इसीलिए वो कैपिलरीज के छोटे छोटे होल से निकल के बोमन्स कैप्सूल के छोटे छोटे होल्स के अंदर घुस गई और आके बोमन्स कैप्सूल के अंदर बैठ गई। ठीक है, बट जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, या फिर जो प्रोटीन्स होते हैं, ये आरबीसी या फिर ये प्रोटीन्स नीचे नहीं आ सकते। समझ में आ रही बात? ये आरबीसी और ये प्रोटीन नीचे नहीं आ सकते, वो ऊपर कैपिलरीज के पास ही रह जाते हैं। इसीलिए जो हमारी यूरिन निकलती है, ये जो चीज़ें, ये जो अपन ने बात की ना, यूरिया नीचे आ जाता है, वाटर नीचे आ जाता है, ये ऐसे ट्रैवल करते हैं और बेसिकली यही लोग आगे जाके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वी विल स्टडी इट, बट यही लोग आगे जाके यूरिन बनाते हैं। ठीक है, ये लोग यहीं यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग आगे जाके यूरिन बनाते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आरबीसी दिख रहा है क्या तुमको? क्या यहाँ पे तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई आरबीसी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब क्योंकि नीचे बोमन्स कैप्सूल से नीचे आए हुए लोगों में कहीं पे भी कोई भी आरबीसी नहीं है, इसीलिए जब हम यूरिनेट करते हैं ना, हमारे यूरिन में ब्लड नहीं होता, हमारा यूरिन लाल नहीं दिखता। यूरिन बनता कैसे है? ब्लड से ही बनता है, बट ब्लड से बनने के बावजूद हमारा यूरिन लाल नहीं दिखता। उसका एक ही रीजन है, वो इसलिए लाल नहीं दिखता क्योंकि जो यूरिन बन रहा है बोमन्स कैप्सूल से, तो उस पर्टिकुलर बोमन्स कैप्सूल में आरबीसी नहीं है। ठीक है, आरबीसी अभी भी आप लोगों की कहाँ पर है, उसी बंच ऑफ कैपिलरीज में ही मौजूद है, वो प्रोटीन्स भी अभी भी वहीं पर मौजूद है। अब होता क्या है कि हमारा एम क्या था, यूरिया निकालना, बराबर हमारा एम क्या था, यूरिया निकालना। देखो मैंने लिखवाया था ना टॉप पे कि इस पर्टिकुलर रेड कलर वाली का फंक्शन क्या है, इसका काम है यूरिया सप्लाई करना किडनी को। तो वो गई जाके किडनी को यूरिया सप्लाई करके आ गई, बट क्या उसने ऑक्सीजन सप्लाई किया? अब अगर तुम बोलोगे हाँ मैडम किया होगा, बिल्कुल किया होगा, तो मैं मानती हूँ किया होगा, बट ये जो नीचे ये जो इतना पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो इतना पीसीटी है, लूपोफेनली है, डीसीटी है, क्या इसको ऑक्सीजन मिला? तुम बोलोगे नहीं मैडम इस पार्ट को ऑक्सीजन मिल गया है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन उनको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमें जानते हैं ना कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होती ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। हम हाइयर एनिमल्स हैं, हमें नहीं चलता कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से ऑक्सीजन सप्लाई हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में बोलो क्या होता है, ऐसे में बोलो क्या होता है, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना है उस जगह के आजू बाजू क्या होनी चाहिए, कैपिलरीज चिपकी हुई होनी चाहिए, ताकि वही चिपकी हुई कैपिलरीज अपने अंदर से अच्छा ऑक्सीजन निकाल के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को दे दे और उस ऑर्गन से गंदा गंदा CO2 अपने पास ले ले। क्या ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? हमने वो रेड कलर की ट्यूब को अंदर क्यों भेजा था कि जा रेड कलर की ट्यूब तू जाके किडनी को यूरिया दे के आ, वो उसने दे दिया, वो यूरिया नीचे टपक के आ गया बोमन्स कैप्सूल में। बट क्या उस पर्टिकुलर ट्यूब ने उस पूरे नेफ्रॉन को, पूरे नेफ्रॉन का मतलब उसके डीसीटी को, उसके पीसीटी को, उसके लूपोफेनली को ऑक्सीजन दिया? ये भी तो उसी का काम था। बोलती नहीं हमें ऑक्सीजन देना तो भूल गई, मैंने तो ऑक्सीजन से मान लेते हैं इतने ही पार्ट को दिया, सिर्फ इतने ही पार्ट को ऑक्सीजन दिया। तो तुम बोलोगे नहीं मैडम वही ऑक्सीजन नीचे फैल जाएगी धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ऐसे में क्या करेगी, तो बड़ी समस्या हो गई। पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनली, सबको ऑक्सीजन मिलना चाहिए,
वो तो ऑक्सीजन मिला ही नहीं, फिर अब क्या करें। तो एक्चुअली में ये जो आप बोल रहे थे कि वो जो बंच ऑफ कैपिलरीज जिसके पास अभी भी आरबीसी है, जिसके पास अभी भी ऑक्सीजन है, ये नहीं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके पास अभी भी आरबीसी है, इसके पास O2 है, इसके पास बोलो क्या है, प्रोटीन्स है ना, इनके पास ये सब है। ये बंच ऑफ कैपिलरीज भूल गई, ऑक्सीजन देना भूल गई, है ना। ये बंच ऑफ कैपिलरीज क्या की, ऑक्सीजन देना भूल गई। तो ये बंच ऑफ कैपिलरीज कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ फिर से ऑक्सीजन सप्लाई करके आती हूँ, सबको ऑक्सीजन सप्लाई करूंगी। तो ये जिस तरीके से जब वो आर्ट्रियोल अंदर आई थी और अंदर आके बहुत सारी बंच ऑफ कैपिलरीज में टूट गई थी, अब वापस से वही सारी बंच ऑफ कैपिलरीज वापस से कंबाइन होंगी, क्योंकि आपकी वो पर्टिकुलर कैपिलरी भूल गई ना ऑक्सीजन देना, वो वापस से कंबाइन होती है और वापस से कंबाइन होकर ऑलमोस्ट आपका ये जो पूरा का पूरा डीसीटी पीसीटी ये जो आपको दिख रहा है, इस डीसीटी पीसीटी के आजू बाजू उसको ऐसे 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 बोलो क्या करती है, सराउंड करके रखती है। क्यों ऐसे सराउंड करके रखती है, ताकि वो उसके टच में रहती है, और टच में रहने की वजह से बोलो क्या होता है, जो भी उसके अंदर में O2 होता है वो उस O2 को निकालकर उस पर्टिकुलर डीसीटी पीसीटी या लुपोफैनली के पार्ट्स को दे सकती है, और उनसे बदले में क्या ले सकती है, CO2 ले सकती है। क्या ये बाहर समझ रहे हो? मतलब बोमन्स कैप्सूल में अंदर गई एक आर्ट्रियोल जो कि अंदर जाके बंच ऑफ कैपिलरीज में टूट गई, और उसने यूरिया वाला जो उसका काम था वो उसने कर दिया, लेकिन बाद में उसको याद आया कि हाय राम, मैं तो ऑक्सीजन सप्लाई करना भूल गई। तो फिर वही सारी कैपिलरीज वापस से कलेक्ट होती हैं, ठीक है, रिकलेक्ट होती हैं, और रिकलेक्ट होके वापस से एक आर्ट्रियोल बनाती हैं, सच दैट कि वो आर्ट्रियोल जाकर आपके पूरे के पूरे उस नेफ्रॉन के जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स हैं उनको जाके वो क्या करती है, सराउंड कर लेती है, ठीक है। और इस तरीके से सराउंड करती है कि उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को क्या करना, सप्लाई करना, ठीक है। आप 12th में अगर बायो पढ़ोगे ना तो इस चीज को और डिटेल में पढ़ोगे कि वो जैसे मैंने बताया ना कि वो आपकी एक पर्टिकुलर आर्ट्रियोल जाकर पूरे उसको सराउंड कर लेती है। आप पढ़ोगे ऐसी बहुत सारी आर्ट्रियोल होती हैं, कुछ पार्ट को सराउंड करती है, कुछ पार्ट को सराउंड करती है, कुछ से पीसीटी को सराउंड करती है, कुछ से डीसीटी को सराउंड करती है, और एक ऐसी होती है जो सबको सराउंड करती है, जैसे कि मैंने बनाई है, ये सबको सराउंड कर रही है, किसी को नहीं छोड़ रही। इनके भी नाम है आगे 12th क्लास में, ठीक है। बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि अरे वाह 10th में जैसा पढ़ते थे छोटा छोटा, वैसा बहुत डिटेल होता है, आपको हर एक चीज का नाम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी फिलहाल हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बट तुम्हारी बोर्ड्स की बुक से तो काफी ठीक ही है। तो ऐसे केस में वो सबको सराउंड कर लिया और जाके उन सबको ऑक्सीजन दिए जा रही है, लेकिन अब बदले में गंदा गंदा खून, अब उसका ऑक्सीजन अगर दे रही है तो रिटर्न में क्या ले रही होगी, CO2 ले रही होगी। अब मान लेते हैं उस कैपिलरी को किसी ने पूछा कि बता आर्ट्रियोल, अब तेरा बाहर निकलने का वक्त आ गया, तो आर्ट्रियोल बोलती है ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन अब ये आर्ट्रियोल बोलो कैसी है, अब ये बेचारी आर्ट्रियोल CO2 से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने अपना अच्छा ऑक्सीजन दे दिया और गंदा CO2 ले लिया। और जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर किडनी में बताया था, ये देखो किडनी में दिखाया था ना, ब्लू कलर की बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, तो सारी ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स अपने अंदर से गंदा ब्लड लेकर आ रही हैं, वापस आ रही हैं, ठीक है। ये जा नहीं रही है अंदर, बल्कि वापस आ रही है। सब लोगों ने ब्लू कलर के अंदर गंदा CO2 वाला ब्लड ले लिया। सारा गंदा वाला CO2 वाला ब्लड देखो धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होते होते बॉडी मतलब किडनी के बाहर चला जाता है, और कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है। हार्ट उसे कहाँ भेजता है, लंग्स के पास भेजता है। तो इस तरीके से आप लोगों का नेफ्रॉन दिखता है, और इस तरीके से नेफ्रॉन में उसको कौन सी कैपिलरी सराउंड करती है ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तब तुम ये चीज पढ़ोगे, जब आर्ट्रियोल बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। उसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। और जब वो भूल गई, अरे यार मुझे तो ऑक्सीजन सप्लाई करना था, तो अब उस वापस से वो खुद को रिकलेक्ट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर आर्ट्रियोल को हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इसे कौन सी वाली आर्ट्रियोल कहते हैं, एफरेंट। एक होती है एफरेंट, एक होती है इफरेंट, ऐसे पढ़ लो, एफरेंट इफरेंट। और ये इफरेंट आर्ट्रियोल सबको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और बाद में बेचारी खुद कैसी हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। और जब ये खुद ब्लू कलर की हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रीनल वेन। क्या यहाँ तक ये चीज क्लियर है? बस यही स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में मैडम यूरिन कैसे बना,
ये तो आपने बताया ही नहीं, है ना। मतलब हम आपने ये तो बता दिया कि उस ब्लड के अंदर से यूरिया निकल गया, बट वो यूरिया निकल के यूरिन कैसे बना वो आपने नहीं बताया। तो वैसे तो ये चीज़ आपके सिलेबस में उतने डिटेल में है नहीं कि यूरिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, बट कल की क्लास में हम एक बार शॉर्ट में इस चीज़ को देख ज़रूर लेंगे कि किस तरीके से यूरिन प्रोड्यूस होता है ये बोमन्स कैप्सूल में आई हुई चीज़ों से, ठीक है। और ये डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हैनली में क्या होता है, इन सबको शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि बुक में डिटेल में नहीं है इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ये चैप्टर को ओवर कर सकते हैं। उसमें बस हमको एक ही चीज़ पढ़नी होगी, डायलिसिस, फिर हम लोगों का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ। मैंने आज जो चीज़ें पढ़ाई एक बार समराइज कर लेते हैं। किडनी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। किडनी में आप लोगों के पास अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, एक रेड कलर की ब्लड अंदर लेकर जाती है जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, अंदर जाके बहुत बारीक बारीक आर्ट्रियोल्स में टूट जाती है। आर्ट्रियोल्स अंदर घुसती हैं, किसके अंदर घुसती है, बोमन्स कैप्सूल के। जब वही आर्ट्रियोल अंदर घुसती है बोमन्स कैप्सूल के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। अंदर जाके और बारीक 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 कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। फिर उनको याद आता है कि अरे यार हम तो ऑक्सीजन सप्लाई करना तो भूल गए, तो फिर वापस से खुद को रिकलेक्ट करके वो लोग कन्वर्ट कर लेती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल में और आजू बाजू खुद को सराउंड कर लेती हैं, ठीक है। अब अगर मैं चीज इस बारे में बात करूं कि एनसीईआरटी में ये चीज किस एक्सटेंट तक दी हुई है, तो ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बाजू में फिगर 6.14 में आपको स्ट्रक्चर दिया है नेफ्रॉन का। जिस तरीके से मैंने बताया वही सब कुछ यहाँ पर भी है कि ग्लोमरुलस के बारे में बातचीत की गई है। तुम्हें पता है अब तो खैर ग्लोमरुलस क्या होता है। ये बेसिकली बंच है किस चीज का, कैपिलरीज का, ठीक है। अच्छा, ये जो अंदर आ रही है ये क्या है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है। देखो बुक वाले ने स्पेसिफाई किया ब्रांच, क्योंकि किडनी के अंदर जाकर बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट होती हैं। अगर 10 लाख नेफ्रॉन है तो 10 लाख नेफ्रॉन के लिए कम से कम 10 लाख ब्रांचेस तो होनी चाहिए ना। तो 10 लाख ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं, उनमें से एक ब्रांच अंदर घुसती है। अच्छा, उसके बाद ये अंदर जाके गुचुड़ मुचुड़ होके दूसरी तरफ से बाहर भी आ रही है। तो जब ये दूसरी तरफ से बाहर आती है तो क्या ये वेन बन जाती है क्या, नहीं, ये अभी भी आर्टरीज है। लेकिन अंदर जाने वाले को हम लोग एफरेंट कहते हैं और बाहर आने वाले को इफरेंट कहते हैं। ये आपकी बुक में लिखा नहीं है, चलो बट मैं बता देती हूँ। ये बाहर वाली वापस से आर्टरी इसीलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई करना भूल गई, ठीक है। और देखो ये किस तरीके से जाकर ऑलमोस्ट तुम्हारे उस जैसा भी तुम्हारा दिखता है, क्या नाम है उसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उबड़ा खाबड़ा, ये देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो कैसा ऐसा एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से वो क्या करती है, सराउंड कर लेती है। चेक करो यहाँ से, देखो कुछ पार्ट इधर चले गए, कुछ पार्ट नीचे वाली को जाके कॉइल कर रहे, कुछ इधर आ रहे, पूरी तरीके से सराउंड कर ली। और उसका काम क्या है, मजे से क्या करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। फिर जब वो बेचारी ऑक्सीजन सप्लाई करते 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 क्या हो जाती है, थक जाती है, तो वो बेचारी सब ऑक्सीजन दे देती है। तो फाइनली उसके अंदर CO2 भर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल वेन। और ये रीनल वेन कहाँ जाता है, आउट किडनी, ये किडनी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मैडम आपने कलेक्टिंग डक्ट नहीं बताया। कल जब मैं पढ़ाऊंगी ना यूरिन किस तरीके से बॉडी में बनता है तब बताएंगे। क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये जो क्लोज वाला पार्ट है, दिस क्लोज वाला पार्ट इज नोन एज पीसीटी। ये जो दूर वाला पार्ट है, दिस दूर वाला पार्ट इज नोन एज डीसीटी। और ये जो आपका टर्न है, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हैनली। और डीसीटी के बाद ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है, ये हम कल सीखेंगे। और फिर किस तरीके से यूरिन यूरिनरी ब्लेडर में आता है और हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अभी उसके अलावा तुम लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। अब एनसीईआरटी में कहीं पे भी ग्लोमरुलस क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। मतलब बेसिकली ये उन्होंने टीचर के लिए छोड़ दिया कि भैया टीचर एक्सप्लेन करता बैठे कि क्या है वो। तो आपको अगर पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम के साथ आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना कि वन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी एंटर्स इनटू द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इन बोमन्स कैप्सूल
it divides, it further splits into many small capillaries known as glomerulus. ठीक है, in glomerulus the urea, amino acids, water, salts like small molecule comes down to Bowman's capsule and the other part of renal artery surrounds the आपकी रेनल ट्यूब, बाकी रेनल ट्यूब को सराउंड कर लेता है. वो मैं नोट्स दूंगी, तुम्हें पता रहेगा कि वो आंसर किस तरीके से पॉइंट्स में लिखने हैं. बट जो हमने भी हिंदी में एक्सप्लेन किया यही आपको अभी इंग्लिश भाषा में अपने बायोलॉजी के पेपर में अपने टीचर को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं करके हमारी एनसीईआरटी में कहीं लिख कर नहीं दिया है. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी ना आ सकता. डायग्राम दिया है ना, बस डायग्राम को एक्सप्लेन करो. ठीक है, अच्छा अब इतना कठिन डायग्राम अगर तुम में से कोई आर्टिस्टिक इंसान है भाई तो बना ले. मैं तो आर्टिस्टिक नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगी, ये डायग्राम बनाऊंगी. जब मैंने ये पढ़ा रही थी, जब मैंने ये लाल लाल सांप उसके आजू बाजू नहीं बनाया था, तब तक तो तुमको ये डायग्राम इजी लग रहा था. कब बनाओ, कब से टर्न लो, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ. हाँ, यहाँ जाके बस एक मेरे डायग्राम में कमी है, यहाँ में कोई कलेक्टिंग डक्ट बना ली थी. ये इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट, बस ये बन गया. तो आप इस तरीके का सिंपल डायग्राम भी अगर बनाते हो, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि आप बुक वाला कठिन डायग्राम बना पाओ. और मार्किंग अगर कर देते हो, आपको ये पीसीटी, डीसीटी, लूपोफैली कुछ मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में मार्किंग, जो मार्किंग आपकी बुक में आपको एग्जैक्टली उतनी ही करनी है. ठीक है, तो आप अगर आप इतनी मार्किंग करके डायग्राम रख देते हो तो इसको भी करेक्ट डायग्राम ही. ठीक है, ओके. तो फिलहाल इसको भी यहाँ रोकते हैं. कल हम ये पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और बॉडी के बाहर कैसे जाता है.